नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल, वेलकम इंडियन नेशनल न्यूज़ के आज के इस अंक में। साथियों, चर्चाएं बहुत हैं क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और हम, जैसा कि आपको मालूम ही है, कि चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। चर्चाएं बहुत हैं। जो हमारी इकोनॉमिक जो आया था अभी, जो पीछे रिपोर्ट जो आई है कि जो हमारी जीडीपी है वो 23.9% नेगेटिव आई है, अर्थात ऋणात्मक आ रही है, अर्थात माइनस में आई है। उसके ऊपर भी चर्चा। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि जो वास्तव में केंद्र सरकार का कैश मुक्त भारत का जो अभियान है, वास्तव में वो मजदूर, किसान और छोटा व्यापारी मुक्त बनाने का भारत को ये अभियान है। एक और आपको मालूम ही है जो इस समय चला हुआ कि पार्लियामेंट सेशन, उसके अंदर प्रश्नकाल को पहले बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब आवाज आ रही है कि उसमें आधा घंटा रोज प्रश्नकाल पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल रहेगा। उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर कफील का मुद्दा आपको मालूम ही है। डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसके ऊपर भी। और क्या इस प्रकार ये डॉक्टर कफील के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या ये हम समझे कि अब के बाद कोई और डॉक्टर कफील नहीं बनेंगे, ऐसा या बनने की और चांसेस हैं? तो उन बातों के ऊपर किस प्रकार लगाम लगाई जा सकती है, लगाई भी जा सकती है या नहीं लग सकती, एक चीज। खैर, जो सबसे पहली चर्चा हम प्रारंभ करना चाहेंगे आज, वो था, आपको मालूम ही है कि जब से कोविड-19 का मसला चला है और लॉकडाउन हुआ है, तब से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। और मास्क लगाने के लिए कि अगर आप बिना मास्क कहीं घूमते मिलते हैं, अकेले भी मिलते हैं, तो आपके ऊपर चालान था, 500 रुपये का तो था ही कम से कम। यहां तक कि यदि आप कार के अंदर अकेले भी जा रहे हैं, तब भी आपको मास्क लगाना जरूरी था। अब इसी के संदर्भ में देखिए, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति कार के अंदर अकेला बैठा हुआ है, तो हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि उसका चालान काटा जाए। क्या कीजिएगा? उन्होंने ये चीज और स्पष्ट की कि यदि एक ही परिवार के व्यक्ति उस कार के अंदर हैं, तो उनका, और बिना मास्क के हैं, तो उनका भी चालान काटने का हमने कभी आदेश या निर्देश नहीं दिया। अब बात यह है कुल मिलाकर कि 15 जून से और 2 सितंबर तक अकेले दिल्ली पुलिस ने 4800 चालान काटे, जो अकेला व्यक्ति मास्क के बिना कार में जा रहा था, अर्थात लगभग 60 चालान प्रतिदिन। और जो वसूली हुई उनसे, वो नेचुरली करोड़ों में है। इस दौरान जो वसूली भी हुई है, टोटल जो चालान कटे हैं कार या उसके अलावा कुल मिलाकर, वो 2.33 लाख या 2.33 जिसको बोलते हैं 2.33 लाख चालान कटे, जिनसे 13 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू जनरेट हुई। अब आप सोचिए, दिल्ली पुलिस हालांकि अब कह रही है कि हमें तो अभी तक ऐसा कोई आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो हमारे पास लास्ट अपडेट था, उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं, हालांकि देर सवेर आ ही जाएगा। और उनका कहना है कि जो डीडीएमए ने 13 जून 2020 को जो आदेश जारी किया था, जो निर्देश दिया था, हमने उसके आधार पर चालान काटे। अब मैं एक चीज और जोड़ता चलूं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अकेले जॉगिंग कर रहा है या अकेले साइकिलिंग कर रहा है, उसके लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कोई निर्देश जारी किया। हाँ, यदि ग्रुप में आप जॉगिंग कर रहे हैं, यदि ग्रुप में आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको मास्क लगाना होगा।
जो परिवार एक साथ कार में जाता था उसके लिए भी कहा कि जब वो घर में एक साथ रहते हैं, जब घर में उन्हें कोरोना नहीं हुआ तो कार में बैठने से कैसे कोरोना होगा। मैंने अपनी एक चर्चा में बहुत पहले ये बात कही थी कि मुझे इसकी कोई तुकबंदी समझ नहीं आ रही कि एक व्यक्ति जो कार के अंदर अकेला है, गाड़ी चला रहा है अपनी, तो मास्क लगाने की वहां क्या तुकबंदी बैठती है, वो समझ से बाहर थी बात कुल मिला के। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी जानकारी अब जो बताया वो ये है कि सार्वजनिक स्थानों पे अगर मास्क नहीं पहनते थे तो 500 रुपये जुर्म का प्रावधान था और उसके अंदर 5000 चालान, लगभग 5000 का ही आ रहा है बगैर मास्क के, वो प्रतिदिन के हिसाब से कटे भी हैं जो सार्वजनिक स्थल पर लोग घूम रहे थे, आदि आदि कुल मिलाकर जो भी है। कई चीज़ें आपको भी मालूम है जब जारी की जाती है तो थोड़ी सी स्पष्टता की कमी होती है, उनके अंदर अस्पष्ट चीज़ें होती हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि दिल्ली पुलिस ने या किसी भी पुलिस ने चालान काट दिए, किसी भी विभाग ने, और चालान से, और पहली चीज़ तो यह कि 15 जून से और अब तक क्या केंद्रीय स्वास्थ्य के जो मंत्रालय के सचिव महोदय हैं या मंत्री महोदय को या किन्हीं को भी ये नहीं मालूम चला था कि इस प्रकार चालान काटे जा रहे हैं। इस ही दुनिया में ये सब लोग रहते हैं, तो अब तक कहाँ खोए हुए थे या कहाँ सोए हुए थे ये लोग, और अब तक सोए हुए थे जो चालान कटे हैं, जिन लोगों ने पे किया है, क्या उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा? क्या वो उस चालान की प्रस्तुति करके उनका पैसा लौटवाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली पुलिस से, या जो भी पुलिस या जिस भी विभाग ने ये चालान बनाए हैं? दिक्कत यही है यहाँ पर कि निर्देश जारी कर दिए जाते हैं लेकिन उनमें स्पष्टता की कहीं बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो कुल मिलाकर वही बात है कि जागिए ग्राहक, जागिए नागरिक, जो ऊपर बैठे हैं, जो अफसरशाही है, जो सत्ताधीश हैं, उनको जगाना पड़ता है। वो शायद हमारे भारतवर्ष के अंदर ज्यादातर लोग, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन ज्यादातर लोग कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में होते हैं, या फिर ये को जानबूझकर कहते हैं कि जो होता है होने दो, किसी बहाने सरकारी खजाने के अंदर पैसा तो आएगा। और आपको ये भी पता है जितना सरकारी खजाने में आता है उतना व्यक्तिगत खजानों में भी चला जाता है, वहाँ भी बहुत सारे मोल भाव होते हैं, किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं, जनरल सी बात। खैर चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, यही कहकर मन को समझाने वाली बात है, बहलाने वाली बात है। तो आप लोग सावधान आप रहें। अगर कोई आपका इस प्रकार चालान बनाने का प्रयास करता है तो आप बेशक उसको, अगर कोई नहीं मानता है पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, तो कटवाइए, लेकिन कोर्ट के अंदर फिर उसको चैलेंज अवश्य कीजिए। इस विषय के हम ऊपर आगे कल और भी लोगों की बाइट्स लेकर और उनसे कुछ कानूनविदों से भी इस संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो आपके सामने अगले अंक में हम प्रस्तुत करेंगे इसके अंदर। अब मैं एक और चर्चा पर आना चाहूँगा, मैं दिल्ली से ही संबंधित ये चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करा है और जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवाई और कृष्ण मुरारी जी, जो जस्टिस, तीनों जस्टिस की बेंच ने ये आदेश पारित किया है कि दिल्ली में जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ झुग्गियां पड़ी हुई हैं, लगभग 140 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर से झुग्गियां हटानी हैं, और उसमें यह है कि लगभग क्या नाम है 48,000 के आसपास लगभग झुग्गियां आ रही है कि 48,000 के आसपास झुग्गियां हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्देश जारी किया है कि इसमें कोई भी लोअर कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसमें स्टे का ऑर्डर अब पास नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या था कि कई बार आप गए, कोई सरकारी आदेश हुआ या कोर्ट का भी आदेश हुआ और वहां पर वो एक और कोर्ट से स्टे ले आया करते थे ऐसे में, और फिर वो मसला वहीं के वहीं अटका रहा करता था। लेकिन उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी खुशी की बात है, हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि इतना स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें साफ कर दिया है कि कोई भी लोअर कोर्ट या कोई और कोर्ट इनके ऊपर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं देंगे और ये झुग्गियां हटाई जाएं कम से कम। और ये जो उन्होंने संज्ञान लिया था वो उत्तरी रेलवे का जो DRM ऑफिस होता है वहाँ पर एक अतिरिक्त संभागीय रेलवे प्रबंधक थे AK यादव जी, उनकी एक रिपोर्ट थी जिसके आधार पर यह संज्ञान लिया गया।
तो अब कम से कम वो रेलवे का जो ट्रैक है उसको मुफ्त बनाने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर उन्हें परिणाम देना भी है। इसका कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है कि कब होगा कहानी। हाँ, इस मुद्दे के ऊपर जैसा कि अमूमन होता है, कम से कम देखिए, मैं भारतीय परिवेश की बात करता हूँ। कुल मिलाकर दुनिया में क्या होता है वो बात का विषय है। तो भारतीय परिवेश में क्या होता है कि विरोध के स्वर कहीं ना कहीं फूटने लगते हैं। वो बात अलग है कि अब कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो राजनीतिक लोग होते हैं वो इस बात को लेके कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके आदेश की बात नहीं कर रहे, लेकिन इधर उधर वो उस मुद्दे को लेके कोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन वो राजनीतिक टिप्पणियों से बाज नहीं आते हैं। और ऐसा ही किया जो दिल्ली प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी, उन्होंने इसके लिए जो है कहा है कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट के कारण 50,000 घरों की जो छतें हैं वो छीन ली जाएंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो प्रधानमंत्री की आवासीय योजना थी उसको दिल्ली में लागू होने नहीं दिया। अभी देखिए, हालांकि ये आदेश 2 दिन पूर्व आ गया था, लेकिन अभी देखिए आगे आगे शायद हो सकता है थोड़ी बहुत राजनीति और गरमाए, परंतु कुल मिलाकर ये है कि अब स्टे इसमें आगे नहीं मिलेगा और ये झुग्गियां हटना निश्चित ही है। इसमें कहीं को एक मैं बड़े दुख की खबर फिर वहीं चलाऊंगा जिसकी हमने इंडियन नेशनल न्यूज़ ने जिसका अभियान छेड़ा हुआ था, जो नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ हमारे यहाँ पर जो दुराचार होता है जो चला, और इस समय मैं नहीं जानता कि उन लोगों की मानसिकताएं क्या कह रही हैं। और हमारे बारंबार निवेदन करने के बावजूद जो धर्म प्रचारक लोग हैं कम से कम वो अपना कर्तव्य निभाने में मैं कहता हूँ बिल्कुल असफल हैं, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में हैं। और अब मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को, वो अपना किरदार या अपना रोल या अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। मुझे ये कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। अभी उनसे कह दीजिए कुछ भी हिंदू मुस्लिम वाली बात करनी है, कोई और बात करनी है, अभी आएंगे, अभी उखड़ उखड़ कर आएंगे, अभी गाने सुनाएंगे, अभी आने को वीडियो जारी हो जाएंगे, लेकिन इस विषय पर नहीं। और दुख का विषय यह कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दुखद, अत्यंत दुखद, बड़ी खराब हालत में उस बच्ची की लाश मिली है। और आपको भी मालूम है अभी पीछे एक 17 वर्षीय जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रही थी वहीं लखीमपुर क्षेत्र के अंदर ही लड़की, उसकी भी 2 दिन बाद जो लाश है वो तालाब में कहीं मिली सड़ी गली अवस्था में। उससे पहले हमने बताया ही था एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ जो हुआ। तो अब क्या कहें ऐसे हैवानों के बारे में, मैं तो समझने में असमर्थ हूँ। हम जितना प्रयास हो सकता है उतना करने का हम कोशिश कर रहे हैं, बारंबार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बड़ी तन्मयता से, बड़ी जीवंतता के साथ उठा रहे हैं। शायद हम कहते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति को ईश्वर सद्बुद्धि दे तो हो सकता है किसी एक नन्ही जान को, किसी बच्ची को, किसी महिला को, किसी बालिका को हम लोग बचा पाए। हमारा कर्तव्य है सबका। ध्यान रखिएगा, यही बच्ची बड़ी होकर बाद में बालिका और बालिका से महिला बनती है, जिसके गर्भ से, जिसके शरीर से हम सबका जन्म होता है। गौर कीजिएगा। चलिए, अब एक चर्चा मैं इसमें करना चाहूँ पहले डॉक्टर कफील के संदर्भ में। आपको भी मालूम ही है कि डॉक्टर कफील को परसों रात मथुरा जेल से रिहा किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एक बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, जिसमें गोविंद माथुर, जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने उन्हें रिहा करने का ऑर्डर दिया। अब देखिए, गौर कीजिएगा इसके अंदर, मैं हम जो चीज़ को उठाना चाह रहे हैं तो सबको मालूम चल गया कि वो 8 महीने जेल की यातनाएं सहन करने के बाद डॉक्टर कफील रिहा तो हो गए मथुरा से। हालांकि एक और चीज़ कि उन्होंने जेल से रिहा होते सबसे पहले मथुरा की भूमि पर खड़े होकर राधे राधे बोला। ये शर्म हिंदूवादी लोग भी सुन लें कम से कम इस बात। ठीक है, खैर चलिए, वो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। अब प्रश्न ये होता है कि 12 दिसंबर 2019 को CAA NRC वाले मुद्दे पर एक भीड़ को या कहीं भी अलीगढ़ में उन्होंने भाषण दिया, उनके विरुद्ध मुकदमा जो भी केस दर्ज हुआ। 29 जनवरी 2020 को
उन्हें बंबई से अर्थात मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आए 10 फरवरी 2000 में सिलसिलेवार कुछ किन्हीं कारणों से चर्चा कर रहा हूं कि 10 फरवरी 2020 को डॉक्टर कफील को अलीगढ़ की कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर कफील को जेल वाले रिहा नहीं करते। क्यों? क्या जेल या पुलिस प्रशासन न्यायपालिका से ऊपर हो गया है? किसी ने आवाज नहीं उठाई। वो बात अलग है कि कोई भी इधर उधर की टिप्पणियां तो करनी बहुत शुरू कर देते हैं लोग। अब उसके बाद जब वो 4 दिन तक उन्हें रिहा नहीं किया गया, पहला प्रश्न तो क्यों? ये मेरा मौलिक अधिकार है। क्या कोई भी ये पुलिस प्रशासन आदि आदि ये किसी न्यायालय से क्या ऊपर हो गए? क्या उनके विरुद्ध आज तक जिन अथॉरिटीज ने रिहा नहीं किया, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हुई? और नहीं हुई तो क्या की जाएगी? और नहीं की जाएगी तो क्या कोई संस्थान, कोई एनजीओ, कोई और व्यक्ति क्या इसके विरुद्ध आवाज उठाएगा? अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि इसके विरुद्ध तो आवाज डॉक्टर कफील को ही उठानी पड़ेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या एक के बाद एक और डॉक्टर कफील बनते जाएंगे? कल डॉक्टर कफील का नंबर था, आने वाले कल में किसी और का नंबर हो सकता है, किसी दिन कुलदीप का नंबर हो सकता है, किसी दिन आपका नंबर हो सकता है। जब मेरे ऊपर गुजरेगी या आपके ऊपर बात गुजरेगी, तब हम जरूर है कि न्याय प्रणाली, शासन, प्रशासन ना जाना किस किस को क्या क्या कहने लगते हैं। और एक और चीज आती है कि यदि मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर कफील कहीं अपील करते भी हैं तो क्या उनको हरास नहीं किया जाएगा? हमें मालूम है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन दंगों को लेकर सीआईए और एनआरसी वाले मसले पर जब कुछ लोगों के नाम, फोटो के साथ, नाम के साथ चौराहों पर उनके होर्डिंग्स लगवाए थे और कोर्ट ने उन ऊपर आपत्ति दर्ज कराते हुए तुरंत हटाने की बात कही थी, तब भी नहीं हटाए गए थे। उल्टा उनमें से कई लोगों के ऊपर जुर्माने डाल दिए गए थे। चलिए, अब मैं लौटकर इसी मुद्दे पर फिर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि डॉक्टर कफील जब उनको 10 फरवरी 2020 के अलीगढ़ कोर्ट के आदेश के बाद जब उन्हें रिहा नहीं किया जाता है, तब उनके ऊपर NSA लगा दिया जाता है। ठीक है जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो कानून है, जिसके अंदर जमानत भी नहीं मिलती है। गौर कीजिएगा। हालांकि उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई मुझे 5 दिन तक न रोटी दी गई न पानी दिया गया। यह भी एक अत्यंत पीड़ा का विषय है। आप खुद सोचिए, अब कहीं जाकर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी, अब गौर कीजिएगा, जमानत देते हुए हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि जो डीएम साहब थे उन्होंने भाषण के कुछ चुनिंदा अंश ही पढ़े और वो ये साबित करने में असफल रहे कि उन्होंने कोई राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी कार्य किया। उल्टा उनके भाषण, उन्होंने कहा छोटे से हिस्सा उन्होंने पढ़ा और असली मंशा कहीं नजरअंदाज कर दी गई। उनका जो भाषण था डॉक्टर कफील का, वो कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता में सहायक था, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए था। उसमें कहीं भी मुकदमा गिरफ्तारी जैसी धाराएं दर्ज करने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं थी। अब क्या किया जाए साहब? अब उससे भी आ गया। देखिए, कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुबह जारी कर दिया परसों उनकी रिहाई का, लेकिन शाम तक भी मथुरा जेल से उन्हें रिहा नहीं किया गया। क्यों? रात में जाकर आपने रिहा किया। आज तो साहब अब वो समय नहीं है कि आपने वहां से रिहाई का ऑर्डर लेके और आ रहे हैं कार में या ट्रेन में, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं।
आज तो आपके पास इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, दुनिया भर के माध्यम है, और क्रॉस चेक कर सकते हैं पर्सन उसकी वहां की वेबसाइट से उठाकर कि ऑर्डर ठीक है या नहीं है, अगर चाहें तो। लेकिन वो कहते हैं कि चलते चलते भी किसी को थोड़ा सा हरास या तंग तो कर दीजिए। शायद यही मंशा रह गई है हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि आज के समय में कहीं ना कहीं शायद ये लोग जब तक कोई बहुत सख्त फैसला कोर्ट ना ले ले, उससे पहले कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इनके कानों पर जू नहीं रहती है। और मैं तो कहता हूँ कि न्यायपालिका का सम्मान ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न फिर यही आता है कि इन अधिकारियों की, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, क्या इनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए? जिन भी डीएम साहब ने इस प्रकार का जो उनके ऊपर रासुका लगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगाया, और कोर्ट उसको पूरी तरीके से कह रहा है कि आपने गलत तरीके से लगाया, क्या इनकी जिम्मेदारी निश्चित करते हुए ऐसे लोगों के, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए? ये प्रश्न पूछता है इंडियन नेशनल न्यूज। करना पड़ेगा। हमने पहले भी चर्चा की, कहीं ना कहीं एक मांग उठी भी है, अभी थोड़ी इस प्राथमिक स्तर पर है और होनी चाहिए। किसी भी केस में जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है या कहीं गुंजाइश रहती है बेवजह के तर्क और वितर्क, तो मैं क्या कहूँ, कुतर्क करने के, उसमें रहती है आईओ जो जांच अधिकारी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर। तो क्यों ना हम लोग इस कानून की मांग करें कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट सबमिट हो, वो एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र के साथ रखे, ताकि कल को अगर उसने कोई बदमाशी की हो उस रिपोर्ट, मैं बदमाशी कहूंगा उसको, जो छेड़छाड़ियां, जो कमियां छोड़ दी जाती हैं, उन्हें तो छोड़ दी जाती है किन्हीं कारणों से, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन जो बर्बाद हो जाता है। आपने पीछे कश्मीर में सुना हुआ, एक व्यक्ति 20-22 साल बाद रिहा हुआ, जो कि पूरी तरह निर्दोष था। डॉक्टर कफील आज रिहा हो गए, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सामने वो वीडियो दिखाने का, आप देखिए वीडियो। ठीक है, आज बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो एक एक क्षण, वो एक एक सांस उस समय शायद एक एक जीवन के बराबर लगता है, कैसे उस व्यक्ति ने काटा होगा। और उससे भी बड़ी बात कि वो तो जो दर्द पीड़ा सहन कर रहा था, व्यक्ति कर ही रहा था जेल में, लेकिन उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जो हर पल, मासूम बच्चे जो हर पल उसको मिस कर रहे थे, उसकी माँ, बूढ़ी माँ जो यहाँ से वहाँ कोर्ट में और न जाने कहाँ कहाँ भागती फिर रही होगी इस उम्र के अंदर। कितना पैसा खर्च होता है आज हम सबको पता है। न्यायपालिका के अंदर केस लड़ना कोई आसान बात नहीं रह रही है। मैं क्षमा चाहूँगा, सोचना पड़ेगा और ये एक मुहिम चलानी पड़ेगी। फिर बात ध्यान रखिएगा, ये आज डॉक्टर कफील के साथ हुआ है, कल को मेरे या आपके साथ भी हो सकता है। आप इसको कृपा करके कहीं धार्मिक स्तर से ना देखें, किसी और मुद्दे पर ना देखें। प्रश्न ये कि कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना किस प्रकार होती है, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। कोई कहने को कुछ भी कह दे, मीडिएशन सेंटर में बने हुए हैं, वहाँ से आपको वकील साहब मिल जाएंगे, फ्री में, आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन सबको पता वहाँ भी पैसा लगता है, सबको पता। कैसे पैसा लगता है ये हर आदमी को पता है। इस चीज़ की कह देना बहुत आसान होता है साहब। चलिए, ईश्वर अब आप वो लौट आए, ईश्वर करे कि उनका कल्याण और सारी चीज़ें धीरे धीरे हटें और वो एक मुक्त जीवन, और जैसे वो समाज की सेवा करना चाहते हैं,
कोरोना वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर बन के और कोरोना पीड़ितों की जिस प्रकार वो सहायता करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं इस राष्ट्र की, वो आगे बढ़े। इस राष्ट्र को एक बहुत अच्छा, समझदार और काबिल डॉक्टर सेवा के लिए उपलब्ध हो गया। हो सकता है, ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी वो अपनी सेवा देनी प्रारंभ कर दें। यद्यपि हर क्षण हर पल वो बीते लम्हे, वो कहते हैं ना, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, तो वो कसक तो साहब सदैव रहेगी ही रहेगी। चलिए, सूक्ष्म में आज एक मैं छोटी सी चर्चा करूंगा, उसके बाद इसको आंकड़ों के साथ में आगे बढ़ाऊंगा। वो चर्चा मेरी ये है कि अभी आपको मालूम ही है, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि जो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में 23.9%, अर्थात ऋणात्मक, जो हिंदी भाषा में पढ़ा करते थे, ऋणात्मक 23.9%, अर्थात घाटे की तरफ गई है। झटके वाली बात है, कहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, और कहाँ एकाएक। और ये जो तिमाही के लिए आया है ये परिणाम, तिमाही जो कि अप्रैल से और जून तक, यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन का पीरियड था, उस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आदि में जो प्रॉब्लम रही। हालांकि वर्तमान में जो 2019 में जो भारत की इकोनॉमी थी वो थी 2875.14 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है साहब, और वो वर्ल्ड की इकोनॉमी का 2.3% था। जो दुनिया की अर्थव्यवस्था उसका 2.3% हिस्सा ये हमारा था, भारत का। इस वर्ष जो एस्टिमेटेड चल रहा था वो था 3.202 ट्रिलियन का। लेकिन अब देखिए जो ग्रोथ है हमारी इस तिमाही के अंदर, अब मैं क्यों आंकड़ों की ये बात कर रहा हूँ, आगे इस चर्चा को खोलेंगे अगले वाले अंक में, कि माइनस में तो हम चले गए 23.9%। कंस्ट्रक्शन वाला जो निर्माण, जो फ्लैट और आदि जो बनाने का था, उसके अंदर गिरावट आई है 50.3% की। जी 50.3%। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर 39.3 अर्थात 39.3% की गिरावट आई है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई वगैरह है, उसके अंदर 7% की गिरावट आई है। हाँ, एक सेक्टर जो है वो बचा रहा है उससे, और उसमें ग्रोथ भी आई है 3.4% की, और वो है खेती बाड़ी अर्थात एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, जो वन जंगल आदि का क्षेत्र होता है, और जो फिशिंग, मछली आदि उत्पादन से, उसके अंदर नेचुरली बढ़त हुई है, ग्रोथ हुई है 3.4% की हमारी। तो इसके ऊपर हालांकि अब राहुल गांधी जी के बारे में हमने आपको बताया ही था कि राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो फिर से जारी किया है, और जारी कर उन्होंने कहा है कि भाई जो केंद्र सरकार का कैश मुक्त का अभियान है वो वास्तव में कैश मुक्त नहीं, वो आपसे कैश लेते हैं बैंकों, और बैंकों के बाद असली कुल मिलाकर वो उनका कर्जा माफ करते हैं जो अमीर लोग हैं। अमूमन उनका टारगेट कहीं ना कहीं अंबानी, अडानी और जो बाहर लोग चले गए मेहुल चौकसी टाइप, उनके ऊपर उनका टारगेट शुरू से ही तेज दिखाई हुई है राहुल गांधी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो इसके अंदर नोटबंदी को भी उन्होंने कहा है, क्योंकि जो एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, असंगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र के अंदर जो है, जैसे दुकानदार हो गए, मजदूर हो गए, छोटे किसान हो गए, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सब उसमें आते हैं, असंगठित क्षेत्र। और वहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कैश का अपना एक महत्व है, वहाँ रहता है कैश का महत्व। और अगर आप वहाँ पर कैश रहने नहीं देंगे, कैश लेस कर देंगे जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो ये वाला क्षेत्र जो है वो खुद ब खुद बेचारा मर जाएगा, परेशान हो जाएगा आदि आदि। काला धन तो नहीं मिटेगा, लेकिन गरीब मिट जाएंगे, इस प्रकार की चर्चाएं उन्होंने जरूर की है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अरबपतियों को फायदा हो रहा है। फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित
अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हालांकि जो रणदीप सुरजेवाला है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वित्त मंत्री जी का इस्तीफा मांग लिया। ये राजनीतिक चीजें चलती रहती हैं। इस विषय के ऊपर हम चर्चा आपसे कल फिर से खोलेंगे। इस विषय को लेकर हम चर्चा आपसे और तरीके से आंकड़ों के साथ, क्योंकि अब कार्यक्रम लगभग समाप्त होता जा रहा, कार्यक्रम का समय। मैं एक चीज और आपको चलते चलते एक जानकारी जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 143 वर्ष पहले लगभग, अर्थात 1877 में एक टाइम कैप्सूल दबाया गया था। उसको अब निकाले जाने की बात हो रही है। सोने, चांदी, तांबा वगैरह से मिक्स था ये सारा का सारा। और जो उसमें ये सारी चीज़ें दर्ज हैं कि जो मदरसातुल उलूम है और जो कॉलेज की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसकी दास्तां उसके अंदर दर्ज है। तो उसके ऊपर हम, अब क्या है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात थोड़ी नहीं लगे, लेकिन इन दोनों विषयों के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दबाए गए टाइम कैप्सूल के ऊपर, इन सब के ऊपर हम चर्चा कल करेंगे। आप लोगों को भी इन्वॉल्व करने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक कीजिए इंतजार और मिलते हैं अगले में आपके साथ। मैं फिर से एक बार कुलदीप भारद्वाज, इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से आप सभी को प्रणाम।